नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। द पर्पल फेस्ट 2023 के लिए पंजीकरण की शुरुआत। दिल्ली में एनएचआरसी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विकलांग जन प्रवेश से रहे वंचित। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक RCS स्कॉलरशिप 2022-23 की घोषणा। एकांश ट्रस्ट लेकर आया है रीड डिस्कवरी 2022 शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगों को दी है बड़ी राहत। दिव्यांगजनों के लिए लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 बर्थ होंगे आरक्षित। कैसी है ये मुफ्त यात्रा की योजना? विकलांग यात्रियों को है रास्ते में जबरन उतरने का जोखिम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 75% विकलांग किशोरों को नीट में प्रवेश की अनुमति दी है। बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण करेगा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत नवजात शिशुओं के लिए बीमा कवरेज। विशेष बच्चों की पहचान में करे सुधार, उन्हें स्कूल लाए, केंद्र से गोवा सरकार की दरख्वास्त। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच ने मंत्री जोबा मांझी को सौंपा ज्ञापन। NBJK मनाएगा देखभाल कर्ता दिवस। बिहार के सोनपुर में पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC
For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आज के शो की ये पहली खबर है गोवा से। पणजी में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय ने अपने पहले समावेशी उत्सव द पर्पल फेस्ट के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की है। ये फेस्ट 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक होगा। सचिवालय पोरबोरियम में सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री सुभाष फलदेसाई ने ये कहा है कि ये कार्यक्रम गोवा के प्रतिनिधियों, प्रदर्शकों, मीडिया और देश भर के विकलांग छात्रों के लिए भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा देश भर के सभी अन्य प्रतिभागियों को और प्रदर्शकों को इसके लिए 1000 रुपए का शुल्क देना होगा। पंजीकरण फॉर्म में 2 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत और संगठन। विकलांगता क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों या संस्थानों को 50% की छूट मिल सकती है। 10 से अधिक प्रतिभागियों के साथ संगठन श्रेणी के तहत पंजीकरण करने वालों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500 रुपए का शुल्क भरना होगा। श्री फलदेसाई ने आगे बताया कि द पर्पल फेस्ट के लिए पंजीकरण लिंक राज्य विकलांगता व्यक्तियों के आयुक्त के कार्यालय की सोशल मीडिया साइटों और आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त गुरु प्रसाद पावस्कर और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय के सचिव ताहा हाजिक भी उपस्थित थे। आइए जानते हैं पर्पल फेस्ट में आयोजित कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल होगा। पर्पल थिंक टैंक, ये है समावेशी शिक्षा, विकलांगता पर रोजगार पर बातचीत और चर्चाओं की एक श्रृंखला। पर्पल फन, ये विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का एक समूह होगा, जैसे कि ब्लाइंड कार रैली, बर्ड वॉचिंग, पर्यटन स्थलों की यात्रा जैसे समुद्र तट, मंदिर और चर्च। पर्पल एक्सपीरियंस जोन, इसमें विशिष्ट समूह के लोगों के लिए सीखने का अनुभव होगा, जिसे समझाया जाएगा कि प्रगति का अनुभव करके विकलांगता के साथ जीवन को समझने के लिए लक्षित किया जा सकता है। पर्पल प्रदर्शनी, प्रदर्शनी क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों और विकलांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए उत्पादों, लाइव कला शिविरों और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के लिए विभिन्न स्टॉल्स पर्पल प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। पर्पल रेन, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा विभिन्न आश्चर्यजनक लाइव प्रदर्शन जैसे कि संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शन, स्टैंड अप कॉमेडी आदि इस पर्पल रेन में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक है scpwd.goa.gov.in। याद रहे scpwd.goa.gov.in। दोस्तों, अब खबर नई दिल्ली से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोर कमेटी ऑन डिसेबिलिटी के 2 सदस्यों ने बुधवार को आरोप लगाया कि उन्हें इसके स्थापना दिवस समारोह में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और अरमान अली, जो चलने में अक्षम है, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के परिसर के अंदर अपने वाहनों को लाने की अनुमति नहीं दी गई और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पार्किंग का उपयोग भी नहीं करने दिया। एनएचआरसी के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता श्री अली ने बताया कि सामान्य प्रथा ये है कि वाहन हमें ऐसे बिंदु पर ले जाते हैं जहां हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर प्रवेश द्वार के करीब विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पार्किंग का प्रावधान होता है। हालांकि हम बिना वाहन के कैसे अंदर जा सकते हैं? हम आधे घंटे के इंतजार के बाद निकल गए। श्री अली ने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये वॉक इन नहीं था, हमें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब किसी विकलांग व्यक्ति को कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है तो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। श्री अली ने ट्वीट किया है कि ऐसे अवसर होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व हमारे संवैधानिक प्रमुख करते हैं और जहां हम समावेश की अपनी बात पर चल सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।
डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि NHRC कोर ग्रुप के 2 सदस्यों को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NHRC के ही स्थापना दिवस समारोह में प्रवेश से वंचित क्यों किया गया। वे दोनों गतिशीलता विकलांग थे। ये पहुंच और मानवाधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने का समय है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई पार्किंग नहीं थी और हमें कहीं और पार्क करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार के सुलभ भारत अभियान के बावजूद उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शहर में पहुंच कैसे एक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर विकलांगों के लिए आरक्षित पार्किंग का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसे पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस को भी प्रतीकों के अर्थ के बारे में पता नहीं था। इसी विषय पर भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख, जो पहले डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के पूर्वाभ्यास में शामिल हुए थे, उन्होंने बताया कि मुख्य मंच दुर्गम था। मंच पर एक खड़ी लकड़ी का रैंप था जिसे मैं उपयोग नहीं कर सकता था। मैं 3-4 लोगों की मदद के बाद ही मुख्य मंच तक पहुंचने में कामयाब रहा था। दोस्तों, अब सुनते हैं छात्रवृत्ति की एक घोषणा। रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता रहा है। फेलोशिप की राशि 20,000 रुपए है। अब तक RCS ने लगभग 100 दृष्टिबाधित छात्रों को फेलोशिप प्रदान की है। 2022-23 सत्र के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म्स भी आ चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है। आवेदन करने के निर्देश कुछ इस प्रकार है। 15 नवंबर 2022 से पहले आवेदन करें। फॉर्म में सही विवरण दें। अपूर्ण या गलत फॉर्म को अस्वीकार किया जाएगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी। अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अमरिंदर सिंह 9815805420 पर। याद रहे 9815805420 पर, या आप संपर्क कर सकते हैं मोहित के सैनी से 9466224738 यानी के 9466224738 पर। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं rcs.positive@gmail.com पर। याद रहे rcs.positive@gmail.com पर। दोस्तों, अब बारी है एकांश ट्रस्ट के रीड डिस्कवरी यानी के रीडिस्कवरी 2022 शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी लेने की। दोस्तों, दृष्टिबाधित लेखकों के लिए आ रहा है रीडिस्कवरी 2022। आप नीले आसमान का जिक्र किए बिना एक प्रेरक कहानी कैसे लिखेंगे? सुंदर राजकुमार, अंधेरे कोने, गायब होती चीजें, इन सभी का विवरण कैसे करेंगे? दृष्टि के अलावा सभी इंद्रियों का उपयोग करके एक कहानी बताइए। ब्रेल लिपि में अनेक कहानियां प्रकाशित हो रही हैं और ये अद्भुत बात है। आधुनिक तकनीक से किसी भी पाठ को ब्रेल में स्कैन और मुद्रित किया जा सकता है या फिर सहायक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या सभी शब्दों का पूरा अर्थ भी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ होता है? रीड डिस्कवरी नेत्रहीन लेखकों के लिए खुद को तलाशने और साझा करने का एक मौका लेकर आए हैं। ये आपके दृश्य बॉक्स से परे जाकर कल्पना और प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है। इस बार दृष्टिगोचर लेखकों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन्हें पंजीकरण के लिए फीस भरनी होगी केवल 300 रुपए और उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिल सकेगा
क्योंकि ये मुख्य रूप से नेत्रहीनों के लिए अपनी कल्पना और प्रतिभा का पता लगाने और साझा करने के लिए एक अवसर है। जीतने वाली एंट्रीज एकांश की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर पेएबल क्रेडिट के साथ प्रकाशित की जाएगी। कृपया जानकारी के लिए info@ekansh.org को लिखें। याद रहे info@ekansh.org। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता के कुछ नियम। प्रतियोगिता उन लेखकों के लिए है जो नेत्रहीन हैं। उद्देश्य ये है कि उन्हें अपनी कल्पना और लेखन कौशल का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कहानियों को ऐसे लोगों को आकर्षित करना और समझना चाहिए जो जन्म से दृष्टिहीन है। विषय वस्तु किसी भी शैली से हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में ही हो। लेखक जो नेत्रहीन है वे स्क्राइब या अनुवादक को नियुक्त कर सकते हैं। केवल नेत्रहीनों के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार है 10,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 7,500 और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए। विजेता की एंट्रीज एकांश ट्रस्ट एंड हार्पर कोलिन्स वेबसाइट और SM पेजेस पर प्रकाशित की जाएंगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही एनरोल करें एकांश ट्रस्ट के रीडिस्कवरी 2022 के लिए। ऑल द बेस्ट। दोस्तों भारतीय रेलवे ने दिव्यांगों को बड़ी राहत दी है। दिव्यांगजनों के लिए राजधानी और दुरंतो को छोड़कर भारतीय रेलवे में चलने वाली लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 बर्थ लोअर और मिडिल आरक्षित होंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोन्स को निर्देश जारी कर दिया है। AC इकोनॉमी 3E क्लास कोच वाली ट्रेनों में भी दिव्यांगजनों को आसानी से बर्थ मिल सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए राजधानी और दुरंतो को छोड़कर बाकी सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 बर्थ आरक्षित किए गए हैं। दिव्यांग यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध करने के लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक संजय मनोचा ने सभी जोन के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया है। विकलांगों के लिए लिंक हॉफमैन बुश के स्लीपर कोच में 4 और जनरल AC कोच में 2 बर्थ आरक्षित होते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए ट्रेनों में अब स्लीपर और जनरल AC थर्ड की जगह AC इकोनॉमी कोच का उपयोग करने लगा है। इन कोच में यात्रा करने वाले लोगों को जनरल AC थर्ड से लगभग 9% कम किराया देना पड़ता है। साथ ही प्रति कोच में 11 बर्थ भी बढ़ाए जाते हैं। दोस्तों अब खबर सुनते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 5 अक्टूबर 2022 तक अकेले तिरुचि में राज्य सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना से 9 लाख विकलांग व्यक्तियों ने और उन्हें एस्कॉर्ट करने वाले 40,000 अन्य व्यक्तियों ने लाभ उठाया है। हालांकि योजना का लाभ उठाने वाले कई विकलांग यात्रियों का कहना है कि वे रास्ते में जबरन उतरने का जोखिम उठाते हैं। उनकी ओर उंगलियां उठाई जाती हैं। असभ्य और अज्ञानी कंडक्टरों का बुरा बर्ताव वे सह रहे हैं। तिरुचि के एक विकलांग व्यक्ति पी प्रभु, जिनको अपने काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है और लगातार यात्रा करनी पड़ती है, उनका कहना है कि कंडक्टरों द्वारा विभिन्न कारणों से उन्हें कई बार सरकारी बस में चढ़ने से रोका गया है। उन्होंने कहा, पिछले महीने जब मैं मदुराई के लिए एक बस से गया तो कंडक्टर ने मुझे बस बदलने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा कि ये एक विशेष बस है जो किसी भी मुफ्त यात्री की अनुमति नहीं देती। इसके अलावा उन्हें त्योहार के समय भीड़ का हवाला देते हुए बसों में चढ़ने से रोक दिया गया। प्रभु ने कहा कि एक और समस्या है जो ज्यादातर विकलांग लोगों के सामने आती है, वो है अपने सह यात्री के लिए यात्रा लाभ प्राप्त करने में असमर्थता। परिवहन विभाग के मानदंडों के अनुसार विकलांग व्यक्ति पॉइंट टू पॉइंट कंडक्टर लेस सेवाओं से सहित सभी प्रकार की बसों में टिकट किराए में 75% छूट के पात्र है। हालांकि मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग जनों को हमेशा विशिष्ट विकलांगता ID कार्ड या राष्ट्रीय विकलांगता पहचान प्रमाण पत्र साथ रखना चाहिए। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक निदेशक SS राजामोहन ने इस बारे में कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन मौजूदा बेड़ा रेट्रोफिटिंग के लिए बहुत ही पुराने हैं। उन्होंने कहा कि उपयोग के लिए तैयार हो रही बसों के नए बेड़े में विकलांगों के अनुकूल विशेषताएं हैं।
विकलांगों के लिए कंडक्टरों के कथित अमानवीय रवैये के बारे में राजमोहन ने कहा है कि हमने कंडक्टरों को मुफ्त यात्रा और अन्य चीजों के बारे में निर्देशित किया है, लेकिन कुछ असंवेदनशील कार्य अब भी जारी है। अगर उन्हें इस तरह के मुद्दों के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर नीट परीक्षा के बारे में हैदराबाद से। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य और केंद्र के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे MBBS प्रवेश के लिए चल रही नीट काउंसलिंग में 75% शारीरिक अक्षमता वाले छात्र को भी भाग लेने की अनुमति दे। हाईकोर्ट का ये निर्देश तब आया है जब छात्र ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी, जिसके लिए उम्मीदवार के दोनों हाथ बरकरार होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति CV भास्कर रेड्डी की पीठ, जिसने मेहंदीपट्टनम के 19 वर्षीय ओमर सलीम अहमद की याचिका पर सुनवाई की, जो उनके बाएं अग्रभाग में जन्मजात विकृति से पीड़ित हैं। कोर्ट ने 75% विकलांगता वाले किशोरों को नीट में प्रवेश की अनुमति अब दे दी है। परामर्श प्रक्रिया में ओमर को शामिल करने के लिए तर्क देते हुए उनके वकील अविनाश देसाई ने कहा कि उनकी नीट UG 2022 में 92% का स्कोर था। एक अखिल भारतीय नीट रैंक 1,39,982 और विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में 113 रैंक था। उन्होंने कहा कि वे एक सीट पाने के लिए निश्चित है, क्योंकि PWD के लिए 5% कोटा आरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों हाथों को बरकरार रखने की आवश्यकता पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई योग्य डॉक्टर्स हैं जिनके पास केवल एक हाथ है। ये MBBS के पात्र हैं, भले ही सर्जन कोर्स के लिए नहीं। ये नियम इस बात पर विचार करने में विफल रहता है कि स्नातक विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है, जिसमें चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षण, मनोचिकित्सा और अन्य गैर नैदानिक क्षेत्रों, जिसमें दोनों हाथों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इसीलिए दवा का अध्ययन करने के लिए एक ऊपरी अंग वाले व्यक्ति को पूर्ण प्रवेश में बाधित नहीं करना चाहिए। देसाई ने अदालत से उन्हें MBBS करने की अनुमति देने का आग्रह करते हुए कहा कि विकलांगता अधिनियम के सभी प्रावधान अनिवार्य करते हैं कि उन्हें प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान की जाए और उनके साथ कभी भी भेदभाव न किया जाए। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस दिया और 17 नवंबर तक उनका जवाब मांगा है। दोस्तों, अब बारी है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत नवजात शिशुओं के लिए बीमा कवर पर इस खबर की। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक यज्ञप्रिया भारत ने घोषणा की है और कहा है कि स्वास्थ्य बीमा कारोबार में मानकीकरण पर मास्टर सर्कुलर के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि आंतरिक जन्मजात रोग, अनुवांशिक रोगों या विकारों को पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य पहले दिन से ही नवजात शिशु को आंतरिक जन्मजात दोष से कवर करना है। हालांकि ये देखा गया है कि बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किए जाने वाले कई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पहले दिन से आंतरिक जन्मजात दोषों वाले नवजात शिशुओं को कवर प्रदान नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार वे खंड की सही भावना के खिलाफ जा रहे हैं। ये दोहराया जाता है कि सभी बीमा उत्पादक जो नवजात शिशुओं को कवर करते हैं बिना किसी विचलन के इन प्रावधानों का पालन करेंगे और बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के पहले दिन से ही कवरेज प्रदान करेंगे और कोई अन्य प्रतिबंधात्मक शर्तें नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा चुके हैं। दोस्तों, खबर है पणजी से। एक केंद्रीय समिति ने समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की अपनी वार्षिक समीक्षा के दौरान पाया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान
गोवा के स्कूलों में 3 लाख से भी अधिक बच्चे नामांकित थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2000 से भी अधिक बच्चे डिसेबल्ड थे। समीक्षा दल ने कहा कि गोवा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्कूल प्रणाली में लाने के लिए अपने हस्तक्षेप में सुधार करने की आवश्यकता है। कुल 3 लाख छात्रों में से विकलांग बच्चों की संख्या है 2099, यानी कि ये 1% से भी कम है। राज्य से अनुरोध किया गया है कि व्यापक कवरेज और आवश्यक हस्तक्षेप और समर्थन के लिए समय पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करें। अधिकारियों ने ये भी नोट किया है कि गोवा में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संक्रमण दर वर्तमान में 62% थी। इसने गोवा के लिए इस संक्रमण दर को 2022-23 में 75% और 2025-26 तक 90% तक सुधारने का लक्ष्य रखा है। राज्य ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि और विशेष आवश्यकता वाले पात्र बच्चों के प्रतिशत में सहायता और उपकरण प्राप्त करने के साथ सुधार दिखाया है। हालांकि कार्यात्मक विशेष बच्चों के अनुकूल शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत चिंता का विषय है। गोवा को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान सहित गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। गोवा को ऐसे बच्चों की पहचान, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और ICT को समावेशित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक कार्य योजना या गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों, खबर झारखंड के चक्रधरपुर से। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी के पंप रोड स्थित आवास पर मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन लेकर गया। इसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल द्वारा मंत्री को जानकारी दी गई कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया जटिल है और इसके सरलीकरण की मांग मंच द्वारा कई बार की गई है, लेकिन आश्वासनों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी क्षेत्र के अनेक बुजुर्ग, विधवा व विकलांग पेंशन योजनाओं के आवेदनकर्ता प्रक्रिया की जटिलता के कारण वंचित है। इन समस्याओं के निराकरण के बिना इन वंचितों के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार ये कार्यक्रम एक घोषणा मात्र है। इसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, खबर फिर से एक बार झारखंड से ही। यहाँ पर हजारीबाग में नव भारत जागृति केंद्र में देखभाल कर्ता दिवस का आयोजन 19 अक्टूबर को किया गया। इसका उद्देश्य अपने परिवार के बीमार, बुजुर्ग या विकलांग सदस्यों की देखभाल करने वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति ध्यान आकृष्ट करना है। NGB के जिले के लोग देखभालकर्ताओं के साथ उनका संगठन बनाकर उन्हें आजीविका संबंधी कार्यक्रमों से अथवा सरकारी योजनाओं से जोड़कर काम कर रहा है। दोस्तों, अब खबर बिहार से। यहाँ के सोनपुर प्रखंड कार्यालय की स्थित सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की आयोजित बैठक में एक तरफ प्रखंड की समस्याओं के विस्तार पर चर्चा की गई, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और प्रखंड में चल रहे विकासात्मक कार्यों और अधिक गति प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, इंदिरा आवास, वृद्धा विधवा विकलांगता पेंशन योजना, मनरेगा नल जल योजना, इसके समेत विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों ने इन सभाओं के कार्यान्वयन में गड़बड़ी और शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए संबंधित पदाधिकारियों से समस्याओं का शीघ्र निदान करने की अपील की है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल, अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। द पर्पल फेस्ट 2023 के लिए पंजीकरण की शुरुआत। दिल्ली में NHRC के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में
विकलांग जन प्रवेश से रहे वंचित। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक RCS स्कॉलरशिप 2022-23 की घोषणा। एकांश ट्रस्ट लेकर आया है रीड डिस्कवरी 2022 शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगों को दी है बड़ी राहत। दिव्यांगजनों के लिए लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में 2 बर्थ होंगे आरक्षित। कैसी है ये मुफ्त यात्रा की योजना? विकलांग यात्रियों को है रास्ते में जबरन उतरने का जोखिम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 75% विकलांग किशोरों को नीट में प्रवेश की अनुमति दी है। बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण करेगा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत नवजात शिशुओं के लिए बीमा कवरेज। विशेष बच्चों की पहचान में करे सुधार, उन्हें स्कूल लाए, केंद्र से गोवा सरकार की दरख्वास्त। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच ने मंत्री जोबा मांझी को सौंपा ज्ञापन। NBJK मनाएगा देखभाल कर्ता दिवस। बिहार के सोनपुर में पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा की कंपोज की गई ये एक अनोखी कविता जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी, अ न्यू थॉट प्रोसेस।